हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स व्हीलर है और मैं हंगरी का एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञानी। मेरा काम ही है पुरानी पुरानी जगहों पर जाना और वहाँ जाकर अपनी खोजबीन करनी। कई देशों में ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, कुछ रहस्यमय होती हैं और कुछ नई नई चीज़ों को सामने लाती हैं। इसी तरह मैं हंगरी के अलग अलग हिस्सों में जाकर पुरानी चीज़ें ढूंढता ही रहता हूँ। पहली बार मुझे सरकारी तौर पर एक खास खदान में भेजा जाना था। ये एक बहुत पुरानी खदान थी जिसे 100 साल पुराना माना जा रहा था। कहते हैं वहां की रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ पुरानी मूर्तियां निकली हैं, इसीलिए मुझे वहां पर जाना था। लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। उस जगह का इतिहास ही कुछ ऐसा था कि मैं थोड़ा सा डरने सा लगा था। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय वहां पर 1 लाख की सेना अपने आप एक दूसरे को मार गई थी। यानी किसी दूसरे ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरी 1 लाख की सेना एक दूसरे को मारने में कामयाब रही। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे वहां जाकर तो ये देखना है कि वो मूर्तियां कितनी पुरानी हैं और वहां पर मुझे खोजबीन करनी है। मैं ऐसी जगहों पर जाता हूं जहां मुझे कई महीनों तक रुकना पड़ जाता है। कभी कभी तो गांव पास में ही होते हैं तो मैं वहां पर रुक जाता हूं। कभी कभी मुझे टेंट लगाकर वहां पर रुकना पड़ता है। मुझे साथ देने के लिए भी कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर काम कुछ ऐसा ही होता है। शायद अब मुझे कम ही लोग काम करने के लिए मिलने वाले थे। सरकारी चीजें गुप्त होती हैं। मैं सुबह जल्दी ही उस जगह पर पहुंच गया था। वहां जाकर मुझे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ी खदान थी। ये खदान लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी थी और ये दूर से देखने में एक खाई नजर आ रही थी। मुझे इसके नीचे उतरने में ही बहुत समय लग जाता। मैं यहां पर बहुत परेशान होने लगा था। पास के एक छोटे से शहर से मैंने एक आदमी साथ ले ही लिया। ये था मिस्टर जोसेफ। जोसेफ हमेशा मेरे साथ रहता और वो भी तैयार था नीचे जाकर पूरी रिपोर्ट इकट्ठा करना। मूर्तियों के बारे में सबको पता था, लेकिन नीचे कोई नहीं जाना चाहता था। ये खदान भी पिछले 30 सालों से बंद पड़ी है। कहते हैं कि यहाँ पर सोना और हीरे मिला करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसी कारणवश इस खदान का काम बंद करवाना पड़ गया। मैं ऐसी सच्चाइयां कभी नहीं जानना चाहता, इसीलिए मैं चुपचाप जोसेफ के साथ नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ये खाई ज्यादा गहरी नहीं है और मैं आसानी के साथ नीचे उतर सकता हूं। लेकिन मैं जैसे जैसे नीचे उतरता जा रहा था, मुझे पता लग रहा था कि छोटी दिखने वाली खाई भी घूम घूम कर उतरनी पड़ती है। इसमें काफी समय लग जाता है। मैं और जोसेफ नीचे उतरते उतरते बहुत ज्यादा थक चुके थे। हमको ये लगा कि हम शायद खाना कम ही साथ लाए हैं। यहां से ऊपर चढ़ने में हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। हमें नीचे ही रुकना होगा। हम पास वाले शहर तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर जाने और आने में काफी ज्यादा समय लगेगा और इस तरह से काम काफी लंबा खिंच जाएगा। वैसे भी इन मूर्तियों को देखने और वहां की जगह का निरीक्षण करने के बाद मुझे 2 दिन का ही काम तो होगा, तो मैं नीचे ही रुक जाऊंगा। वैसे भी मैं अपने साथ टेंट तो लाया ही था। जोसेफ भी मेरे साथ वहीं पर रुक जाएगा। सारा सामान हम साथ में ही लेकर आए थे। हम जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि ये खाई कितनी बड़ी है। ये खदान ऊपर से गोल तरीके से नीचे तक पहुंचाई गई थी और ऊपर का हिस्सा बहुत ज्यादा दूर नजर आ रहा था। हम तो जैसे बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे। ये एक नर्क का सफर लग रहा था। नीचे मिट्टी बिल्कुल काली थी, जैसे वहां पर बहुत सारा कोयला रखा गया हो। ये कोयला
30 साल पुराना होगा। यहाँ पर पैरों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे और शायद सिर्फ एक ही पैरों के निशान थे, जो उस इंसान के थे जो शायद शराब पीकर इतना नीचे चला आया था। नीचे आने के बाद उसे यहाँ पर मूर्तियां दिखी थी, जिसके बाद 2 पुलिस वालों ने इसकी सच्चाई को बताया। इसके बाद सरकार ये जानना चाहती है कि क्या ये मूर्तियां सच में बहुत पुरानी हैं और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जिसे पहले खादान में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये किस इस्तेमाल में आती है वो भी मुझे देखना था। मुझे नीचे पहुंचने में काफी समय लगा था और अब दोपहर का समय था, इसलिए हमें खाना खाना था। हम पहले ही चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुके थे। हम खाना खाते वक्त ये प्लान बना रहे थे कि हमें सबसे पहले मूर्तियां चेक करनी हैं, उसके बाद हमें गुफा के अंदर जाना है। हम उस खादान के अंदर ज्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है। जोसेफ मेरे लिए काफी नया था, इसलिए बातें करने में भी बहुत ज्यादा मजा आता। उसके पास काफी ऐसी बातें होंगी जिसे मैं नहीं जानता हूंगा। यही कारण था कि शायद मेरा दिन अच्छा निकल जाता। खाना खाने के बाद हमने उन मूर्तियों को देखा। मैंने उनका निरीक्षण करना शुरू किया तो सच में वो बहुत ज्यादा पुरानी थी, लगभग 1000 साल पुरानी। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था और रेडियो कार्बन डेटिंग करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता। मैंने उन्हें बैग में बंद कर लिया और बैग को नीचे वाले छोटे से झोले में रख लिया। मैं उसको लेकर अब ऊपर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले हमें उस गुफा के अंदर तो जाना ही था। हमने सारा सामान टेंट में रखा और हम गुफा के अंदर चल पड़े। गुफा के अंदर जाते ही पहले तो हमें ये लगा कि ये एक प्राकृतिक गुफा है। दूर दूर से काफी खरोंचने के निशान थे, शायद ये यहां से पानी निकलता होगा, इसके ही निशान बने हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी और यही कारण था कि हम और अंदर तक जाते जा रहे थे। किसी गुफा में अगर रोशनी निकलती हो तो उसे सेफ माना जाता है। रोशनी से उसके अंदर हवा भी आती होगी, यानी कि दम घुटने का कोई कारण नहीं बनता। हम उसके और अंदर तक जा सकते थे। हम लगभग 1 घंटे तक उसके अंदर घूमते रहे। ये काफी फैली हुई गुफाएं थी और ये काफी अजीब सी थी, लेकिन इसमें एक चीज खास थी। हम हर तरफ गए, घूम फिरकर वो गुफाएं एक ही जगह पर पहुंच जाती और वहां पर लकड़ी का एक फट्टा बना हुआ था। फट्टे के पीछे एक पुराना सा लोहे का दरवाजा था। हम उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम वापस चले जाएं। उसके बाद हमें काफी समय लग सकता है और बाहर भी तो अंधेरा हो जाएगा। कहीं हम अंदर भटक गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमें ढूंढने के लिए भी काफी देर बाद ही लोग आएंगे। अंदर हम परेशान होते रहेंगे। यही कारण था अब हम बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। जब हम उस गुफा के अंदर गए थे, तब हमें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हम पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सच में वो गुफाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और बीच बीच से रोशनी भी आती है। शायद वो ऊपर निकलती हों, लेकिन इतनी आगे हम नहीं जा सकते थे। हम वापस आना शुरू हो गए। हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें पता लगा कि बहुत तेज बारिश हो रही है। यहाँ खादान के नीचे अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बारिश अजीब सी लग रही थी। बीच बीच में ये रुक जाती और कभी कभी तेज हो जाती। जब भी हम सोचते कि हमें खादान से बाहर आ जाना चाहिए, वो बारिश अपने आप जैसे धीमी सी हो जाती और हमारा मन बदल जाता। ऐसा ही होता रहा। उसके बाद जोसेफ ने कहा कि हमें अपने टेंट के अंदर सो जाना चाहिए। हमें रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम इस खादान से बाहर चले गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम अब उस टेंट के अंदर बैठे थोड़ी बातें कर रहे थे और धीरे धीरे हमें नींद आना शुरू हो गई। बाहर बारिश बहुत तेज थी। हमारा टेंट वाटरप्रूफ था, इसलिए इसके अंदर तो पानी नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। वो बिजली इतनी तेज कड़कती कि हम थोड़े से घबरा जाते।
लेकिन धीरे धीरे नींद चढ़ती गई और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन मेरी आंख सुबह नहीं खुली बल्कि आधी रात को खुली, जब वहां पर बहुत सारा पानी हो चुका था और वो पानी टेंट के अंदर आ चुका था। ये हमारे लिए परेशानी की बात थी। अगर यहाँ पर बारिश का पानी हमारे टेंट के अंदर आ जाए तो हमारा सारा सामान खराब हो सकता है, और लगभग हुआ भी ऐसा ही। हमने किसी तरह से सामान ऊपर को लटका दिया और हम बाहर देखने के लिए गए। हमने टॉर्च की रोशनी जैसे ही जलाई तो हमारे होश उड़ गए। यहाँ पर लगभग 1 फीट ऊपर तक पानी भर चुका था। हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया कि यहाँ 1 किलोमीटर चौड़ी खाई है, यानी कि ये खदान 1 किलोमीटर की है और यहाँ पर चारों तरफ अगर भारी बारिश हो जाए तो उसका पानी नीचे की तरफ ही आएगा और जहां पर हम हैं वहां पर पानी भर जाएगा। तभी हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़ रहे थे वहां परेशानी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। पानी ऊपर से इतना तेज आता कि हम बाहर निकलने वाले रास्ते से फिसलकर फिर से नीचे आ जाते और पानी में गिर जाते। वहां 1 ही घंटे में पानी 2 फीट से 5 फीट हो गया था और अब हमें सांस लेने में परेशानी होने वाली थी। हमें लगातार तैरना पड़ रहा था। हमारे टेंट में भी पानी भर चुका था और ऊपर जाने का रास्ता भी फिसलन भरा हो गया था। ये काली मिट्टी इतनी फिसलती है हमें नहीं पता था। हमें लगा था चाहे बारिश हो भी जाए तो वहां पर पत्थर होंगे, उसके ऊपर से हम निकल जाएंगे। लेकिन बारिश इतनी तेज, हमें नहीं पता था हम निकल नहीं सकते। हम सच में फिसल फिसल कर नीचे आ रहे थे। तभी जोसेफ ने कहा कि वो वाली गुफा देखो, वहां पर बिल्कुल साफ है, हमें उसके अंदर जाना चाहिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले तो मान नहीं रहा था, क्योंकि अगर हम उस गुफा में फंस जाते तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, और अगर वहां भी पानी आ जाए तो क्या करेंगे? वहां पर तो ऊपर भी नहीं जा सकते और बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। मैं इंतजार करना चाहता था, लेकिन अगले 15 मिनट में ही पानी 1 फीट ऊपर तक और भर गया। हम बाहर तो निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब गुफा में जाने का रास्ता भी बंद सा होने लगा था। तो जोसेफ ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, आपको आना है तो आओ। उसके बाद मुझे भी वहां पर जाना ही पड़ा। हम जल्दी से उस गुफा के अंदर घुसे और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। सच में यहां पर पानी नहीं था और चढ़ने के लिए भी पत्थर ज्यादा फिसलन भरे नहीं थे। हमारा चढ़ना आसान हो रहा था। यही कारण था कि अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। ये गुफाएं ऊपर की तरफ ही जा रही थी और हमने निशानियां पहले ही लगा रखी थी कि हमें किस तरफ जाना है। हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते गए और पानी काफी पीछे रह गया। यहाँ पर पानी की बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी और यहाँ पर तो पानी की कुछ भी बूंदें नहीं पहुंच पा रही थी। हमने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा हुआ था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर काफी देर तक फंस जाते तो हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ता, तो खाने पीने का सामान तो साथ रखना ही पड़ता। अब हम धीरे धीरे चलते हुए उस दरवाजे तक पहुंच गए। ये लोहे का दरवाजा था और हमें पता था इसे खींचने के लिए काफी ज्यादा जोर लगने वाला है। उससे पहले हमें सांस तो लेनी थी, तो हम वहां पर बैठ गए। हमने सोचा हुआ था कि काफी देर तक यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगा कि आगे जाना ही होगा तो दरवाजे को खोल ही लेंगे। उसके बाद मैं जोसेफ के साथ बातें करना शुरू हो गया। मैं उससे जानना चाहता था इस शहर का इतिहास क्या है और वो कहानी जो बहुत ज्यादा फेमस है उसके बारे में उसका क्या कहना है। हम धीरे धीरे ऐसे ही बातें करना शुरू हो गए। उसने भी बताना शुरू कर दिया कि यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय 1 लाख सैनिक गायब हो गए थे। यहाँ के शहर वालों को सब पता है कि वो कहाँ गए। कहते हैं कि यहाँ पर 1 लाख सैनिक एक दूसरे को मार गए थे। कारण ये था कि यहाँ पर एक शैतानी शक्ति है
जो सबका दिमाग खराब कर देती है। वो दिमाग के अंदर पहुंच जाती है और शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। कहते हैं उन सैनिकों ने भी एक दूसरे को गोलियों से भून कर रख दिया था। जो बचे थे उन्होंने चाकू से एक दूसरे को मार दिया। यहां उनके सिवा और कोई नहीं मिला। पूरे के पूरे 1,00,000 सैनिक मरे हुए मिले थे। उसके बाद से यहां पर कोई नहीं आता था। उसके बाद यहां पर इस खदान को बनाया गया। यहां पर काफी सारा सोना निकला और काफी सारा कोयला भी निकला। इसी के साथ यहां पर काफी कीमती चीजें मिली। लेकिन एक दिन इस खदान को भी बंद करवा दिया गया। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। यहां पर 10 लोग गायब हो गए थे। वो दोबारा किसी को नहीं मिले, ना ही जिंदा ना ही मरे हुए। वो कहां गए किसी को नहीं पता। उसकी बातें अब थोड़ी थोड़ी मुझे डराना शुरू कर गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि हम ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, मुझे लगता है ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं तो थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। मुझे थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने देखा कि पानी वहां तक पहुंचने लगा था। वहां पर आवाज आना शुरू हो गई थी। मुझे भी डर लगना शुरू हो गया। शायद पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया होगा। तब हमें भी लगा कि हमें अब आगे बढ़ना ही होगा। हमें उस दरवाजे को खोलना ही होगा। शायद तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हमने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो हमारे होश उड़ गए। उसके आगे एक कमरा था और उस कमरे का एक और दरवाजा था। उस कमरे में काफी पुरानी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहां पर वैसी ही मूर्तियां भी रखी हुई थी जो बाहर मिली थी। वहां पर काफी सामान सोने का था जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैंने जोसेफ को छलांग लगाकर कुछ चीजें पकड़ते हुए देखा। मैं जानता था वो कुछ चीजें छिपाकर अपनी जेब में रखने वाला है। वो इसी तरह से आंखें चमका रहा था। लेकिन जैसे ही उसने उन सामान को पकड़ा, वो उसे माथा टेक कर वहीं पर रखने लगा। उसके बाद उसने कहा कि ये पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहां पर इनकी पूजा पहले की जाती थी, लेकिन बाद में ये सामान कहां गया किसी को पता नहीं लगा। वो खुद हैरान था, ये सारी मूर्तियां यहां पर मौजूद हैं। वहां पर कई सामान तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पुराने थे। मैं खुद खुश था। अगर ये सामान सरकार के पास पहुंच जाए तो मेरी तो बहुत ज्यादा वाह वाह हो जाएगी। वैसे भी ये सामान कीमती भी बहुत है, तो मुझे काफी ज्यादा इनाम भी मिलेगा। लेकिन उसके आगे वाला दरवाजा मेरी आंखों में ज्यादा खटक रहा था। यहां से बाहर निकलना हमारा पहला लक्ष्य था, इसीलिए इस सामान को हमने यहीं पर रख दिया। हमने किसी सामान को उठाया नहीं, वहीं वापस रख दिया। हमने आखिरकार उस दरवाजे को खोल ही लिया। वो लकड़ी का दरवाजा बड़े ही आराम से खुल गया और उसके बाद और गुफा आगे को जा रही थी और ऊपर को ही जा रही थी। हमारे लिए सबसे अलग चीज तो ये थी कि गुफा में हर जगह रोशनी ही रोशनी थी और हम जब भी रोशनी की तरफ जाते तो हमें पता ही नहीं लगता कि वो आ कहां से रही है। जैसे ये पूरी की पूरी गुफा चमक रही हो। हम इस गुफा में आए भी इसीलिए थे क्योंकि हमें लगा था कि ऊपर से सूर्य की रोशनी इसमें आ रही है, लेकिन पीछे तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो सूर्य की रोशनी अंदर तक नहीं आ सकती। ये कैसी रोशनी थी और कहां से आ रही थी हम पता लगा ही नहीं पाए। हम बस आगे को बढ़ते गए। हमें इससे बाहर निकलना था। वैसे भी घूमकर खदान के नीचे पहुंचने में काफी समय लगा था। अगर इससे ही हम बाहर निकल पाते तो भी हमें काफी समय लगने वाला था। हम धीरे धीरे आगे को बढ़ते जा रहे थे। जोसेफ भी काफी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो जैसे बार बार हर जगह माथा टेकता जा रहा था। मुझे लगा कि शायद वो देवी देवताओं से ज्यादा प्यार करता है। शायद उसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे, इसीलिए वो अब
ज्यादा धार्मिक होने का नाटक कर रहा है। लेकिन थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ने के बाद हमें एक खुली गुफा मिली। ये काफी लंबी चौड़ी गुफा थी और नीचे जाने का रास्ता भी बना हुआ था। नीचे जाने की पूरी सीढ़ियां बनी हुई थी जो काफी अजीब थी। ये साधारण गुफा नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे उतरने के लिए साधारण गुफाओं में सीढ़ियां नहीं होती। लेकिन उससे ज्यादा अजीब ये कि नीचे हजारों की संख्या में लोग थे। लोग जैसे वहां पर रह रहे थे, उनके कपड़े भी काफी अलग से थे। हमें नीचे जाना था और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर लोग हैं। शायद ऊपर से कोई ना कोई रास्ता होगा जहां से निकलकर लोग यहाँ पर आए होंगे। शायद ऊपर भी बहुत ज्यादा बारिश हो गई होगी, लेकिन नीचे क्यों आए इसका मुझे नहीं पता। पानी भी नीचे की तरफ ही तो आता है। लेकिन अब हमें नीचे जाकर उनसे सवाल करने थे। हम दोनों तेजी से नीचे की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम उन लोगों के पास पहुंचे तो हमें पता लग गया वो साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आंखें बार बार हिल रही थी और वो भी काफी अजीब से रंग के थे। उनका रंग लाल नहीं बल्कि ग्रे कलर का था। वो ऐसे इंसान लग रहे थे जिनके शरीर में खून हो ही ना, और हमारे सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो हमारी तरफ देखते, उनकी आंखें इतनी तेजी के साथ फड़कती कि ऐसा लगता जैसे वो टिक ही नहीं रही हों। उसके बाद जोसेफ मेरे पास आया और मुझे एक साइड लेकर गया। उसने मेरे कान में बताया कि ये स्किन वॉकर्स हैं, यानी कि छलावे। ये इसी तरह से रूप बदल लेते हैं। लगता है ये यहां पर रहते हैं। उसके बाद जोसेफ ने बताना शुरू किया कि उसने कई कहानियां सुनी थी। वो किसी पर यकीन नहीं करता था। उसने ये सुना था कि वो 1,00,000 सैनिक इसलिए मारे गए थे कि ये छलावे अलग अलग रूप धारण करके उन्हीं के बीच घूम रहे थे। उनको किसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वो 1,00,000 सैनिक एक दूसरे को मार पाए थे। वहां पर एक भी छलावा नहीं मिला था, सिर्फ वो सैनिकों की लाशें ही मिली थी। हम घबरा चुके थे। हमें वहां से बाहर निकलना था। हम उनको धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। हम पीछे नहीं जा सकते थे, हमें बस आगे ही बढ़ना था। हम आगे बढ़ते गए। उनको धक्का देते हुए हम किसी तरह से आगे वाले रास्ते पर पहुंच गए। ये रास्ता फिर से आगे की तरफ बढ़ रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था। उसमें फिर से रोशनी थी और हमें उस रोशनी की तरफ बढ़ते जाना था। हम जैसे ही उस गुफा में आगे बढ़ना शुरू हुए, हमने देखा कि वो लोग हमारा पीछा करना शुरू हो चुके थे। हमने पीछे देखा तो अलग अलग रूप के इंसान आ रहे थे। किसी ने तो पुराने जमाने के कपड़े पहने थे तो किसी ने अब के जमाने के। किसी किसी की शक्ल तो पहचानी लग रही थी। मुझे कोई कोई तो बड़ा बड़ा नेता लगता, किसी की शक्ल एक एक्टर जैसी लगती। मैं घबराना शुरू हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि ये साधारण इंसान नहीं बल्कि वो स्किन वॉकर्स ही हो सकते हैं। अब हम भागकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वो गुफा भी काफी सीधी लग रही थी तो हमें भागने में आसानी हो रही थी, लेकिन उनकी रफ्तार भी काफी तेज। काफी ज्यादा आगे भागने के बाद मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो मुझे उनके चेहरे नजर आए। उनके चेहरे जैसे पूरे फट चुके थे। उनके मुंह से बड़े बड़े दांत नजर आ रहे थे और वो जैसे 32 दांत नहीं, शायद 100 से ज्यादा दांत होंगे। वो काफी बड़े बड़े थे और उनका मुंह भी बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा जैसे कोई जानवर हो या एलियन हो। मैं ज्यादा डर चुका था और हम तेजी से भागना शुरू हो गए। हम जैसे ही उस गुफा के आगे निकले तो हमें फिर से एक खाली जगह नजर आई। वहां पर काफी सामान पड़ा था और उसके आगे एक बहुत बड़ी दीवार। वहां पर एक तांबे का दरवाजा लगा था। वो दूर से ही चमक रहा था। ये काफी पुराना दरवाजा लग रहा था
और मैं भी घबरा रहा था कि क्या हम इसे खोल पाएंगे। वो स्किन वॉकर्स हमारे बहुत पास पहुंच चुके थे। मैं काफी घबरा सा चुका था और मुझे ये नहीं पता था कि कैसे मैं उस दरवाजे को खोलूं, लेकिन मैं उसके पास पहुंचा। आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी थी। मैं किस किताब से क्या करूं? यहां और क्या कर सकता हूं? मैंने एक किताब हाथ में पकड़ी और मैंने उन स्किन वॉकर्स पर फेंकनी शुरू कर दी। वो काफी भारी किताब थी। उसके बाद मैंने देखा कि उन किताबों का असर उन पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो काफी ताकतवर थे। शायद उनको चोट बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने देखा उन्होंने जोसेफ को पकड़ लिया था। उनके तीखे दांत जोसेफ की टांग में गड़ चुके थे। जोसेफ भी चिल्लाते हुए यही कह रहा था, सर आप निकल लो, सर आप निकल लो। मेरे हाथ में एक किताब थी और अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उन पर फेंकने की। मैं डर चुका था। मुझे मरना थोड़ी न था। मैंने तेजी से उस दरवाजे को खोला और मैंने तेजी से उसे बंद भी कर दिया। मैं नहीं चाहता था उस दरवाजे को वो पार कर पाए, लेकिन मैं जैसे ही बाहर की तरफ देखने लगा तो मुझे बाहर सड़क नजर आई। मैं किसी घर का दरवाजा खोलकर सड़क पर पहुंच चुका था। क्या ये दरवाजा किसी घर का था? क्या वो छलावे उस घर में रह रहे थे? मैं इस सड़क पर कैसे पहुंचा? इन सवालों ने मुझे जैसे झकझोर कर रख दिया, लेकिन मैं जिंदा बचना चाहता था। मैंने उस घर को पहचान लिया था और मैं भागता हुआ पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। मैंने पुलिस को यह बताया कि मेरे साथ अब तक क्या हुआ है। वो भी मेरे साथ उस घर तक पहुंचे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। मैंने कहा कि मैं इस घर से निकला। एक गुफा उस खादान से इस घर तक आती है। उन्होंने उस घर का दरवाजा तोड़ना चाहा, लेकिन मैंने उनको कहा कि यह दरवाजा तांबे का है। अंदर से ये तांबे का है, बाहर से लकड़ी का लग रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से इससे बाहर आ पाया हूं, लेकिन उन्होंने जैसे ही लात मारकर उस दरवाजे को तोड़ा, वो एक साधारण घर था। वहां नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहां काफी तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। मैं उसी रास्ते से तो बाहर आया था। मेरे हाथ में वो पुरानी सी किताब भी थी। मैं उसे सबूत के तौर पर दिखा रहा था, लेकिन मैंने देखा पुलिस मेरा यकीन नहीं कर रही थी। उसके बाद मैं पुलिस को लेकर दोबारा खादान में गया। वहां पर हमें कोई गुफा नजर नहीं आई। हमें वहां पर कुछ नजर नहीं आया। वहां पर मेरा एक टेंट लगा हुआ था। वहां पर मेरा सामान रखा था और वो बिल्कुल नहीं हिला था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर यहां पर हुआ क्या है। इसके बाद पुलिस वालों ने भी कहा कि जिस बारिश की तुम बात कर रहे हो, वो तो 1 महीने से हुई ही नहीं। आखिर तुमने कौन सी बारिश देख ली जिसने नीचे बाढ़ ला दी थी और उससे डरकर तुम बाहर निकले? तुम किस जोसेफ की बात कर रहे हो? तुम्हें कोई असिस्टेंट दिया भी गया था या नहीं? उन्होंने फाइलिंग चेक की। सच में मुझे कोई असिस्टेंट नहीं दिया गया था। जोसेफ कौन था उसके बारे में किसी को पता लगा ही नहीं। जोसेफ नाम के 3 ही इंसान उस शहर में रहते हैं और तीनों से मुझे मिलाया गया। वो तीनों वो जोसेफ नहीं थे। मैं घबराया सा, सन्न सा, समझ नहीं पा रहा था। नीचे से कोई मूर्तियां नहीं मिली, ना कोई गुफा मिली। मैं सारा सामान समेटकर वापस आ गया। मैं उस शहर से भी वापस आ गया और मैंने रिपोर्ट में बताया कि वहां पर कोई मूर्तियां नहीं मिली और मैं अपनी कहानी भी किसी को बता नहीं सकता था। सब मुझे पागल ही समझते। लेकिन आज मैं घर में बैठा उस किताब के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा चलो उस किताब को पढ़ के ही देखते हैं। लेकिन उस किताब में जो लिखा है वो सारी दुनिया के होश उड़ा सकता है। उसमें लिखा है कि छलावों को
40 साल पहले उस खदान में बंद करवा दिया गया था। छलावे सिर्फ तांबे से डरते हैं, इसीलिए खदान के अंदर तांबे का दरवाजा लगाया गया। अगर कोई उस तांबे के दरवाजे को खोल दे तो छलावे बाहर आ जाएंगे। और वो क्या कर सकते हैं, उसे तो दूसरे विश्व युद्ध में सब देख चुके हैं। मैं अब इस बात को लेकर घबरा चुका हूं कि अगर सच में छलावे बाहर आ गए तो क्या कर सकते हैं। और क्या जोसेफ भी एक छलावा था जिसने मुझे अंदर जाने का रास्ता दिखाया, ताकि मैं डरकर जानबूझकर उस दरवाजे को खोलूं। उस दरवाजे को कोई छलावा खोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने मरने का नाटक किया। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा?